नमस्कार। शंभु के तीर के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं शंभुनाथ शुक्ल। आज का मेरा विषय है केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने पुरखों पर लगे हुए कलंक को धो डाला। मालूम हो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया उसी सिंधिया राजवंश से हैं जिसके ऊपर 1857 के समय जब झांसी की रानी लड़ते हुए ग्वालियर तरफ आई थी तो उनके साथ गद्दारी करने का आरोप था। कहा जाता है अगर उस समय ग्वालियर के सिंधिया लोग झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का साथ देते तो अंग्रेज भारत से 90 वर्ष पहले ही छोड़ के चले जाते भारत को। और वो कलंक ऐसा था जिसपे सिंधिया राजवंश ने आज तक कभी खेद नहीं प्रकट किया, जबकि ये लोग कांग्रेस के भी निकट रहे, ये लोग बीजेपी के भी निकट रहे, केंद्र में मंत्री रहे, लेकिन लोक मान्यता जो उनके खिलाफ बनी हुई थी वो उन पर आरोप जस का तस रहा। इतने सब ताकत के बावजूद किसी ने नहीं माना कि सिंधिया जो है उन्होंने 1857 में झांसी की रानी के साथ गद्दारी नहीं की थी। सिंधिया के करीबी लोगों को कहना है कि एक कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने चूंकि लिख दिया, अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, इसे लोगों ने मान लिया कि सिंधिया भाग गए थे और झांसी की रानी का साथ नहीं दिया। लेकिन वही कवियत्री ये भी लिख रही हैं, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो जब अंग्रेजों के मित्र सिंधिया का जिक्र करती है तो इस संदर्भ में कर रही हैं कि लोक मान्यता में यह है कि अंग्रेजों का साथ दिया था सिंधियाओं ने, इसलिए झांसी की रानी की पराजय हुई। वरना शायद अंग्रेज तो 1857-58 में जब लड़ाई हुई है, 57 से युद्ध शुरू हुआ, क्रांति की शुरुआत 1857 में हुई, झांसी की रानी के साथ जो लड़ाई हुई वो 1858 में हुई। 23 जून 1858 को झांसी की रानी वीर गति को प्राप्त हुई। अब वो कैसे हुई, बड़ा दिलचस्प किस्सा है कि झांसी की रानी पर जब अंग्रेजों का दबाव बना और उन्हें मजबूरी में उनके सारे साथी मारे गए, उनके साथियों कुछ लोगों की गद्दारी कारण, तो झांसी की रानी वहां से निकल करके कालपी आई। ये भी उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, वर्णन जो उनका है सुभद्रा कुमारी चौहान का, रानी बढ़ी कालपी आई कर 100 मील निरंतर पार, यानी झांसी से कालपी 100 मील है, इतनी दूर आ गई। यहां पर उस समय राव साहब जालौन के भी शासक थे और नाना राव पेशवा के भाई थे और वो उनका डेरा वहां था। साथ में उनके तात्या टोपे थे जो 1857 के युद्ध के बहुत बड़े लड़ाके थे और उनका बहुत जबरदस्त अनुभव था नाना राव पेशवा के साथ लड़ाई लड़ने में 1857 दौरान। तो ये सब लोग जो मिल गए तो ये हुआ कि अब कहाँ चला जाए, क्योंकि झांसी तो अंग्रेजों ने छीन लिया है, अब कहाँ चला जाए जिससे हम अपनी विद्रोहियों की ताकत को मजबूत बना सकें। तो ये हुआ मित्रों कि हम लोग अगर चलें ग्वालियर, क्योंकि ग्वालियर उस समय निजाम हैदराबाद के बाद की सबसे बड़ी स्टेट थी, अथाह धन था उसके पास, और ग्वालियर चल के उनकी सेना करीब 10,000 की तो उनकी पैदल सेना थी, उनके पास तोपें भी थीं, बंदूकें थीं, कारतूस थे, तो उनके पास चल के उनके शस्त्रागार पे भी हथियार लेंगे और फिर हम अंग्रेजों से लड़ पाएंगे। तो उन्होंने दिनकर राव जो उस समय सत्ता का काम देख रहे थे उनके पास संदेशा भेजा था। राजा हालांकि जयाजी राव सिंधिया ही थे, पर इनको तब अंग्रेज ही राजा की पदवी देता था, अंग्रेजों ने इनको मान्यता नहीं दी हुई थी। तो ये दोनों लोगों ने तय किया, हालांकि दिनकर राव बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि का उनका दीवान था, उसने सोचा कि इस समय राजा की उपाधि भी तुमको नहीं मिली है तो यहाँ से किसी तरह से अंग्रेजों के पास चले जाओ, क्योंकि अंग्रेज जीतेंगे। तो अंग्रेज, उसको डाउट ही था कि अंग्रेज जीत सकते हैं, और वो लोग चले गए आगरा में जहाँ पर थे अंग्रेजों का शासन था। जब आगरा चले गए और इधर से झांसी की रानी और राव साहब इन लोगों ने जाके हमला किया, तो वहाँ की जो सेना थी वो नेतृत्वविहीन थी, राजा उनका था नहीं और राजा से नाखुश भी थी, क्योंकि 1856 का एक वाकया है कि जो कैप्टन मैकफर्सन ने लिखा है, मैकफर्सन वहाँ पे रेजिडेंट था अंग्रेजों का, उसने लिखा है कि राजा कुछ अल्प बुद्धि भी है, यानी जयाजी राव के पास बुद्धि कम है। उसने
अपने 16 सैनिकों को मार दिया। और ये टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर भी छपी थी 1856 में। मार क्यों दिया? क्योंकि वो लोग वेतन ना पाने के कारण नाखुश थे उनके फौजी, और वेतन की मांग कर रहे थे। तो विरोध प्रदर्शन को कहीं अंग्रेज देख न ले या मैकफर्सन ना आ जाए, इसलिए राजा वहां विरोध स्थल में गया और फटाफट फायरिंग करके 16 लोग मार दिए गए। तो ये बहुत ही क्रूर राजा था और कुछ अल्प बुद्धि भी था। हालांकि उसका दीवान जो उसमें काम देख रहा था, दिनकर राव, तेज था। तो उसने कहा कि तुम अब यहां से आगरा चले जाना चाहिए। तो ये लोग आगरा चले गए, और सेना जो थी, राजा जब चला गया तो सेना जो झांसी की रानी गई, राव साहब गए, तात्या टोपे गए, इनके साथ मिल गई। अब 10,000 की सेना, तोप, बंदूक, गोले सब आ गए। तो इन लोगों को लगा, अब राव साहब को लगा, राव साहब चूंकि नाना राव पेशवा के भाई थे, थोड़े राजा लोग होते थे, या उन्होंने कहा अब तो ग्वालियर पे कब्जा कर लिया, भाड़ में जाएं अंग्रेज, अब तो हम यहीं राज करेंगे। रानी लगातार नहीं, रानी लक्ष्मीबाई इंसिस्ट करती रही कि ग्वालियर हमारा किला नहीं है, फौरन इसको किसी तरह से अंग्रेजों पर हमला कर देना चाहिए, तैयारी करो। लेकिन जो राव साहब थे वो अपना नाच रंग में डूबे हुए, उन्होंने परवाह नहीं की। तात्या टोपी भी कोई विरोध नहीं कर रहे थे, रानी का साथ नहीं दे रहे थे। वही हो गया। हिरोज आ गया। झांसी तो जीत ही चुका था, हिरोज चलता हुआ बढ़ा चला आया। उस समय लॉर्ड कैनिंग थे, भारत के गवर्नर जनरल, जिन्हें बाद में वायसराय भी कहा गया। लॉर्ड कैनिंग ने हिरोज को भेजा, क्योंकि हिरोज यूरोप में इंग्लैंड की तरफ से लड़ चुका था और बहुत जबरदस्त लड़ाका था। उसको भेजा गया, रूस के खिलाफ लड़ाई लड़ चुका था। हिरोज आया। जब हिरोज आया तो उसको भी लग गया कि अगर ग्वालियर के राजा, ग्वालियर ने हमारा साथ नहीं दिया तो हम हार जाएंगे। ग्वालियर के राजा का साथ देने के लिए जरूरी था कि ग्वालियर का राजा लड़ाई में आए, तभी तो उसकी फौज समझेगी कौन, हम किसकी तरफ से लड़ रहे हैं। तो उसने बुलाया इनको, जयाजी राव को। जयाजी राव आगरा में सुरक्षित बैठे हुए थे, आए। और जो इधर से हिरोज आ गया, उधर से रानी अपनी जो ग्वालियर की ही सेना थी और कुछ उनके वफादार सैनिक जो वहां से आए थे झांसी से, वो थे। दोनों की मुठभेड़ मुरार में हुई। अब जब मुरार में ग्वालियर की सेना ने देखा कि आगे तो हमारा तो राजा आ गया, वो अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहा है, तो इनकी जो सेना 10,000 सेना थी उस फट से उधर जा मिली। अब रानी के पास तो मुट्ठी भर सैनिक थे, वो बेचारे खेत रहे, और रानी भी उस युद्ध में मारी गई, वीरगति को प्राप्त हुई रानी भी। यही लोगों ने सवाल उठाया, लोकमानस में भी है, लोक कथाओं में भी चलता है कि अगर सिंधिया ने थोड़ी अकल लगाई होती, जयाजी राव ने, और वो रानी की तरफ से युद्ध करता, रानी से समझौता करता, तो अंग्रेज भारत छोड़ के जा चुके होते और खुद सिंधिया खुद मुख्तारी से देश में राज करते। आपको पता ही है 1857 के बाद जब युद्ध खत्म हो गया, 58 में, तो अंग्रेजों ने फिर यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी बजाय खुद ब्रिटिश की महारानी एलिजाबेथ विक्टोरिया का शासन हो गया। और महारानी विक्टोरिया ने कह दिया कि अंग्रेज जो भारतीय राजा महाराजा जितने लोग हैं वो बस राजा बने रहेंगे, उनके पास कुछ थोड़ी सी स्वायत्ता उनको दी जाएगी, अपना रेवेन्यू वसूल कर सकें, थोड़े से रेवेन्यू कानून का फॉलो कर सकें, लेकिन उनको किसी को सजा देने की, कोई फैसला करने की, सेना रखने की कोई इजाजत नहीं थी। जब सेना ना ही हो तो राजा कैसा? तो ये हाल हो गया था ग्वालियर का। लेकिन अगर उस समय ग्वालियर के जयाजी राव सिंधिया सोच लेते कि हमें लड़ना है, तो शायद अंग्रेजी चले गए होते और खुद मुख्तारी होती हिंदुस्तान में। तो अकेले हालांकि ग्वालियर को दोष नहीं देंगे, तमाम सारी सिख स्टेट्स थी, तमाम सारी राजपूताने की सारी स्टेट्स थी जो अंग्रेजों के साथ दे रही थी। तो जब ये युद्ध रानी झांसी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई, तो लॉर्ड कैनिंग ने दूसरा दरबार किया। पहला दरबार उसने कलकत्ता में किया था, जो 1857 में किया था, क्रांति की सुगबुगाहट शुरू होने से ही। दूसरा किया यह 1857 की क्रांति के दब जाने के बाद आगरा में। उसमें आए, उसमें कौन कौन लगा? जोधपुर के महाराजा आए, अपने ग्वालियर के जयाजी राव सिंधिया पूछे, तो उसी दिन जयाजी राव सिंधिया को महाराजा की उपाधि दे करके अंग्रेजों ने खुश कर दिया कि भाई तुमने हमारा साथ दिया है। दूसरे उसे थैंक यू बोला। एक बहुत ही मशहूर इतिहासकार हैं ग्वालियर के, राकेश पाठक जी, उन्होंने
अपने एक किताब उनकी आ रही है 1857 क्रांति पे, अद्भुत पुस्तक होगी, उसमें इस बात का जिक्र कर रहे हैं। उन्होंने कैप्टन मैकफर्सन के हवाले से भी लिखा है, लॉर्ड कैनिंग के तीनों दरबारों के बारे में, एक दरबार जो 1857 में हुआ था, दूसरा आगरा का, तीसरा एक और दरबार हुआ के बारे में जिक्र किया है। और उन्होंने लिखा है कैसे रानी जो है को हराने के लिए ये देसी नरेश ने अंग्रेजों का साथ दिया था। कार्ल मार्क्स उस समय ब्रिटेन के एक अखबार में टिप्पणी लिखते थे, तो उन्होंने 1857 की घटनाओं को वो पढ़ते रहते थे, तो उन्होंने टिप्पणी लिखी थी कि ये ग्वालियर के जो राजा हैं इन्होंने गद्दारी की। अगर ये किंग थोड़ा सा समझदार होता, ग्वालियर का शासक, तो शायद अंग्रेज भाग गए होते। उसके बाद जो पहली पुस्तक 1857 पे आई है, वो अंग्रेजों ने तो 50 साल तक बैन लगा दिया था। वो है विनायक दामोदर सावरकर की, जिन्होंने 1857 को क्रांति की महागाथा कहा था। प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम उन्होंने ही कहा था। उन्होंने भी ग्वालियर के आचरण की निंदा की है। और उसके बाद 1945-46 के आसपास कविता लिखी है सुभद्रा कुमारी चौहान ने, झांसी की रानी पे, बुंदेले हर बोनों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। और जो वो युद्ध का वर्णन करती हैं तो लिखती हैं, अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। तो वो चूंकि अंग्रेजों के मित्र सिंधिया उसमें तो भाग गए, लौट के फिर आए और अंग्रेजों की तरफ से लड़े और रानी मारी गई। ये कलंक उन पे लगा हुआ था सिंधिया पे। सिंधिया के जितने चापलूस थे, क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं थी सिंधिया के खिलाफ उन पे, उनके चापलूस बौद्धिक, उनके चापलूस इतिहासकार, उनके चापलूस पत्रकार, उनके चापलूस लेखक सदैव सिंधिया को महान बताते रहे। किसी भी सिंधिया परिवार ने, वहीं ग्वालियर में समाधि है, झांसी की रानी वहीं शहीद हुई थी, किसी ने आज तक जाके उन पर नमन नहीं किया, उनको प्रणाम नहीं किया, उनको याद नहीं किया। पहली बार 250 वर्ष बाद कल ज्योतिरादित्य सिंधिया गए और उन्होंने रानी को नमन किया। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का यह कदम निश्चित तौर पर बहुत प्रशंसनीय है, और इससे लोकमानस में जो उनकी छवि व्याप्त थी उसको कमजोर होगी, और लोग उन्हें मानेंगे कि रानी महान आदमी थी, रानी महान आत्मा थी। और अंग्रेजों, सिंधियाओं ने गड़ी गड़बड़ की थी, वरना अंग्रेज तो 1857 में चले गए थे। हमने जो उनको और 90 साल भोगा, इसलिए सिंधियाओं ने गड़बड़ की थी। तो मित्रों, आज का एपिसोड मैं यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार, अलविदा। और अगर ये मेरा एपिसोड पसंद आए तो कृपया इसको लाइक करिए, इस पर टिप्पणी करिए और इस पे सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।